हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 585 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जैक और डैनियल जोहान से मिलने के लिए आ रखे होते हैं उसे एलाइड में शामिल करने के लिए, जहाँ पे डूली के साथ के बदमाश थोड़ी सी बदमाशी करने की कोशिश कर रहे होते हैं कुछ बच्चों के साथ, और वो स्कूल के बच्चे होते हैं जोहान शियोंग के साथ। खैर जैक और डैनियल जब टैलेंट की बात कर रहे होते हैं तो जोहान वो सुन के कहता है, तो तुम टैलेंट के बारे में क्या बोल रहे थे? और हाँ, तुम दोनों जाओ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। जोहान के साथ के ये दोनों बंदे काफी घबराए हुए होते हैं और कहते हैं ठीक है हम चलते हैं। और जैक ली डूली के साथ के बदमाशों को कहता है, और तुम दोनों बच्चों के पैसे वगैरह छीनना बंद करो और घर जाओ। ठीक है जैक, अगर तुम कहते हो तो हम चलते हैं। और जोहान के साथ के भी दोनों लौंडे बोल रहे होते हैं दूर से, हे हम तुम्हारा कैफे में इंतजार करेंगे। जैक जोहान के साथ के इन बंदों को देख के कहता है, ओए जोहान वो लोग कौन है बे? कोई नहीं, उनके साथ मैं पढ़ता हूँ। इसका मतलब वो तेरे दोस्त है? मतलब अब जोहान शियोंग के दोस्त बन गए हैं। लेकिन मैं तो सोच रहा था गॉड डॉग हमेशा अकेला ही रहेगा। हाँ लेकिन मैं गॉड डॉग नहीं हूँ। मेरे स्कूल में मेरी काफी अच्छी खासी इज्जत है, वहाँ सारे लोग मेरी मदद करते हैं मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीने में। जैक कहता है, ठीक है भाई, और बता तेरी आंखें और आंटी की आंखें अब कैसी हैं? अब हम दोनों ठीक हैं। चेयरमैन होंग ने मदर को नया सलून स्टार्ट करने में मदद करी है। मेरी जिंदगी भी काफी अच्छी चल रही है। ऐसा लगता है मेरा पास्ट एक झूठ था, और इस सब चीजों के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया मेरी जिंदगी में वापस से खुशियाँ लाने के लिए। चल भाई बढ़िया है, सुन के अच्छा लगा। अबे लेकिन जैक ये तो बता, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तुम लोग अभी कुछ टैलेंट की बात कर रहे थे, तुम्हें टैलेंटेड लोग चाहिए, क्या तुम लोग यहाँ पे मेरे लिए आए हो? ये बात सुनते ही जैक को थोड़ा सा पुराना सीन याद आता है जब डैनियल और ये यहाँ पे साइकिल भगाते हुए आ रहे थे। जैक साइकिल चलाते हुए डैनियल को कहता है, गिल्टे गेम से फाइट करने के लिए हमें टैलेंटेड बंदों की जरूरत है। तो डैनियल पार्क तू चाहता है कि हम जोहान शियोंग को एलाइड में शामिल करवाएं, है ना? हाँ भाई बात तो यही है, लेकिन क्या वो मानेगा? अबे चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, वैसे भी हमने उसके लिए काफी कुछ करा है। कोई भी नॉर्मल बंदा हमारी मदद जरूर करेगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे जैक ने जोहान की बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया होता और जोहान उसको बोल रहा होता है, जैक क्या हुआ? लेकिन जैक अब भी अपने मन में बोल रहा होता है, जोहान के लिए अपनी जिंदगी में खुशियाँ लाना काफी ज्यादा मुश्किल था। क्या इतना सब कुछ होने के बाद मुझे उसकी खुशियों को ऐसे ही बर्बाद कर देना चाहिए? डैनियल क्योंकि एक अच्छा बंदा है इसलिए वो समझ चुका है जैक अपने मन में क्या सोच रहा है, इसलिए जैक को कहता है, जैक तू जो करना चाहता है बस कर दे। इसलिए जैक एक स्माइल के साथ जोहान को जवाब देता है, क्या टैलेंट? अबे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये बोलने आया था कि भाई मिलते रहा कर यार। तुझे पता है डैनियल, ये जोहान तो साला कभी कॉल या मैसेज भी नहीं करता। मैं तो सोच रहा था कहीं ये मर तो नहीं गया। हाँ जोहान सच में यही बात थी, जैक को तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जोहान रिप्लाई करता है, ठीक है भाई लोग, अब से मैं तुम्हारे टच में रहूंगा। लेकिन मैंने सच में उम्मीद नहीं करी थी तुम इतनी सी बात कहने के लिए यहाँ मुझसे मिलने आओगे। लेकिन अचानक से जोहान डैनियल को ठीक से देखता है और उसे देख के ही पता चल जाता है कि डैनियल ने अपना पाथ अवेक कर लिया है, इसलिए कहता है, तो तुमने उसे अवेक कर लिया? हाँ। लेकिन जैक लोग यहाँ से निकल लेते हैं और जाते जाते जैक कहता है, आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है? खैर अब हम चलते हैं। क्या इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि तुम मरा नहीं है और मेरे लिए इतना काफी है। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैसेज वैसेज कर दिया कर, नहीं तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। ओके भाई, उम्मीद करता हूँ तेरी लाइफ अब अच्छे से चलेगी। जोहान एक हल्की स्माइल के साथ हल्की आवाज में कहता है, शुक्रिया दोस्तों। लेकिन जैक और डैनियल जो जोहान से बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है वो छुपाने में नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि जोहान को गीटे किम के बारे में पहले से पता है। और उसको पता कैसे है ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जोहान जब अपने दो कुत्ते घुमा रहा था तो फर्स्ट जनरेशन के दो बंदे वहाँ पे आ जाते हैं जो कि किंग ऑफ शैमच्योक के साथ के होते हैं, जो कि नंबर 2 और नंबर 3 के बंदे हैं, यानी कि काफी पावरफुल होंगे। ये जोहान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, फाइनली गॉड डॉग तुझे ढूंढ ही लिया। लेकिन सामने से इसको देखने में तो ये चोमू सा लगता है, या सच में यही सेकंड जनरेशन का टॉप फाइटर है? ओए हमने सुना तू रिटायर हो चुका है, लेकिन हमें घंटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुझे मैं यहाँ पे सीधे सीधे चीजें समझा देता हूँ, इसलिए ऐसी एक्टिंग मत करियो कि तुझे समझ नहीं आया, या फिर दोबारा मत पूछ लियो, क्योंकि अगर तूने ऐसा करा तो तेरा काम 25 कर दिया जाएगा यहीं पे। तो बात ऐसी है, अंडरवर्ल्ड को उसका नया अंडरवर्ल्ड का किंग मिलने वाला है, और इस चीज के लिए गीटे किम बिल्कुल सही इंसान है। लेकिन कोई चोमू है जैक किम नाम का, वो इस पोजीशन को हथियाना चाहता है, लेकिन उन कमजोर ढक्कनों के पास इतने लोग भी नहीं है कि वो गीटे किम से फाइट कर सके। हमारे बॉस किंग ऑफ शैमच्योक गीटे किम को फॉलो करते हैं और हमें ऑर्डर मिला है टैलेंटेड फाइटर्स को ढूंढने का, और इस चीज के लिए तुझे चुना गया है।
और ना कहने की भूल बिल्कुल मत कर दियो। हम अच्छी तरीके से जानते हैं तेरी माँ कहाँ काम करती है और तेरे दोस्त कहाँ हैं। जैसे ये लोग अपना हाथ जुहान की तरफ बढ़ाते हैं मिलाने के लिए, जुहान इन दोनों के बीच से निकल जाता है बिल्कुल चुपचाप जेब में हाथ रख के। और जुहान के हाथ तो उसकी जेब से बाहर भी नहीं आए थे, लेकिन इन दोनों का बहुत ही गंदा कुत्ता बन चुका होता है। मतलब कि जुहान की स्पीड सच में अनबिलीवेबल है। एक चुटकी में इनका कुत्ता बनाने के बाद जुहान कहता है, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो मेरी माँ और दोस्तों को छू के दिखाओ। जाके कह दो अपने अंडरवर्ल्ड के किंग से, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वो स्माइल कर सकता है, क्योंकि एक बार अगर मैं अंडरग्राउंड में वापस आ गया तो फिर वो नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं, जहाँ पे जुहान के सामने से जैक और डैनियल जा रहे होते हैं। जुहान को अच्छी तरीके से पता था ये यहाँ पे जुहान की मदद मांगने के लिए आ रखे हैं, ताकि जुहान गीटे किम से फाइट करने में इनकी मदद करे। इसलिए जुहान एक स्माइल के साथ कहता है, एलाइड तो तुम मुझसे सच नहीं बोल पाए। हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को को, जो सीधा मुक्का मार देता है बड़े वाले डैनियल की नाक में। डैनियल के खून निकलने लगता है और वास्को कहता है, ये काफी हैरानी वाली बात है डैनियल, क्या ये वही है? क्या ये तुम्हारी नई टेक्निक है जिससे तुम किसी के मुक्के को अपनी नाक से ब्लॉक करते हो? डैनियल अपनी नाक पकड़ के जमीन में बैठ जाता है और कहता है, अबे नहीं वास्को, ये बात नहीं है। या तुम अपनी नाक से मेरे मुक्के को ब्लॉक नहीं कर रहे थे, तो फिर तुमने मुझे अपने आप को मुक्का मारने क्यों दिया? तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मुक्का मारना है। मुझे तो लगा था तुम इससे बचने की कोशिश करोगे। हाँ, मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तेरी इंटेंशंस को पढ़ नहीं पाया। मैंने इस बार कुछ सीखा है, बस उसको ही करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगल बगल के लॉन्डो को ऐसा लग रहा होता है कि वास्को डैनियल को मार रहा है, और क्योंकि वास्को नहीं चाहता कि लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए उनके पीछे भाग के उनको बोल रहा होता है, अबे भाई लोग तुम गलत सोच रहे हो, डैनियल ने ही मुझे कहा था उसको मारने के लिए। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या था? मैं अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके उसकी इंटेंशंस को नहीं पढ़ पाया। मेरी ओरिजिनल बॉडी ऐसा कर सकती है, लेकिन नई बॉडी नहीं कर पा रही। आखिर इस बारे में अब मैं क्या करूं? इस बारे में तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। ये सच में काफी मुश्किल वाली बात है। आखिर मेरी इस बॉडी के साथ मामला क्या है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वर्कर्स को, यानी कि यूजिन, मैंडियोक और यूशोंग को। और इन तीनों के सामने होते हैं इनकी चारों एफिलिएट के प्रेसिडेंट्स। और यूजिन इन सबको कहता है, चार्ल्स चोई को निपटे हुए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, और वर्कर्स को उसी के बाद से हमने ठीक करा है दोबारा से। नए साल की शुरुआत काफी पहले हो चुकी है, और इतने टाइम के बाद हम एक साथ अब मिल रहे हैं। तो सारे एफिलिएट के बॉसेस, हम शुरुआत करते हैं 4th एफिलिएट से। और 4th एफिलिएट का बॉस होता है जिन जैंग, जिसको हमने बहुत पहले वाले चैप्टर्स में देखा था। जिन जैंग कहता है, ठीक है, 1 MCN एफिलिएट अलेक्जेंडर होंग चलाता था, जिस पे डैनियल पार्क को जब शक हुआ था तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। लेकिन तुम्हारे ऑर्डर्स के मुताबिक नई MCN कंपनी सेट कर दी गई है। जितने भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, हम दोबारा से उनको काम में लाएंगे और अपने काम को शैडोज में चलाएंगे। यूजिन कहता है, मिस्टर जिन जैंग, तुम काफी नीचे से ऊपर उठे हो, है ना? मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। प्लीज 4th एफिलिएट का काफी अच्छे से ध्यान रखना। तो ठीक है, अगली बारी है 3rd एफिलिएट की। और 3rd एफिलिएट का प्रेसिडेंट होता है रूह का परिंदा डैरियस दरिंदा। और सच में ये बंदा नहीं दरिंदा है, क्योंकि अगर इसके साथ किसी बंदे को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो ये उसको बिल्कुल भी नहीं मारेगा। लेकिन खैर छोड़ो, मैंडियोक के चेहरे में जो पसीना आ रहा है उसको देख के उससे ही समझ जाओ। तो डैरियस अभी कहता है, तुम सब इस बारे में पहले ही जानते हो, है ना? डैनियल पार्क ने वीवी क्लब को बर्बाद कर दिया था, इसलिए यूजिन के कहने पे मैंने एक नया बना दिया। सच में आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ नए मेहमानों के साथ। सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही है, इसलिए अब कोई भी बाहर का अंदर नहीं घुस सकता। इसके बाद बारी आती है सोमा मित्सुकी की, यानी कि 2nd एफिलिएट। और मित्सुकी बोलना शुरू करती है, उन्हीं लोगों ने 2nd एफिलिएट के ऊपर भी हमला करा था जैसे कि बाकियों में हमला करा, लेकिन उतना काफी नहीं था 2nd एफिलिएट के दरवाजे बंद करने के लिए। हमारा फॉरेनर कसिनो अब भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, और अंडरग्राउंड सर्कस वाले बिजनेस का भी बिल्कुल सेम सीन है। यूजिन कहता है, 2nd एफिलिएट हर बार की तरह काफी ज्यादा भरोसेमंद है, ऐसे ही काम करते रहना। तो ठीक है, अब बारी है 1st एफिलिएट। 1st एफिलिएट का मिनियंग पार्क कहता है, यस सर, जैसा कि आप जानते हो, ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी को बाहर वाले लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और साथ ही में हमारे अंडरग्राउंड बिजनेस को भी। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ हॉस्पिटल को रिस्टोर करने की। ये काफी परेशान नजर आ रहा होता है, इसलिए यूजिन इसको कहता है, डायरेक्टर पार्क, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 1st एफिलिएट ने उस चीज की भरपाई कर ली है जो उसको नुकसान हुआ था। और यार आपको पता होगा जिन जैंग का IQ काफी ज्यादा हाई है, इसलिए इन सबको देख के अपने मन में बोल रहा होता है कि शायद से यूजिन में अब वो पहली वाली बात नहीं रही, अब वो इतना चालाक नहीं रहा, क्योंकि उसने ऐसे बेकार से लोगों को एफिलिएट्स का प्रेसिडेंट बनाया है। इसीलिए मैं, यानी कि जिन जैंग,
अब मेरे पास मौका है वर्कर को टेक ओवर करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिनजैंग ऐसा कर पाएगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं हमारी प्यारी याना को, मतलब हमारी नहीं एली और हैदर की याना को। याना अब पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी है और वो देखती है उसके सामने एक और बच्ची खड़ी है और यहीं पास पे एली लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे बिजनेस की सेल्स कम हो चुकी है, इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। इधर शैली एली को एक एडवाइस देती है कि तुम जब सेल में लगो, मतलब कि जब तुम सामान बेच रहे हो तो अपनी क्लीवेज दिखाया करो। और शैली वेरेन को कहती है कि हमें सबको ऐसे दिखाना होगा जैसे हमारा ब्रेकअप हो गया है, तभी तो कोई लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आएंगी। ये सुन के वेरेन के आंसू आ जाते हैं और वो शैली को चिल्ला के कहता है, आखिर तुम पैसों के लिए कितनी ज्यादा पागल हो कि हमें सेल्स बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहिए? अगर ऐसी बात है तो तुम अपने कंस्ट्रक्शन वाले काम को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, वो बात अलग है, मैं वो नहीं करना चाहता। तुम ना वापस से वो काम करना चाहते हो और अभी बोल रहे हो हमें ये भी नहीं करना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ, आखिर बात क्या है? इतने में ही सैली लोगों को आवाज आती है कुछ हल्ले की और ये देखते हैं याना ने सामने वाली बच्ची को पेल दिया होता है, बल्कि सामने वाली बच्ची तो याना से बड़ी होती है, उसके बावजूद भी याना ने उसको पेल दिया होता है। एली लोग याना की तरफ भागते हुए आते हैं और जो दूसरी बच्ची होती है उसके साथ का भी एक बंदा वहाँ पे आता है और जो शायद से पिंक वाली बच्ची का बाप लग रहा है, याना ने उसके बाल पकड़ के भी उसके सर में दुखी दुख पेल दिए होते हैं। ये बंदा काफी हम्बल सा लग रहा होता है और कह रहा होता है, हाँ यही बढ़िया होगा, तुम मुझे ही मार लो। लेकिन एली याना को पकड़ के पीछे कर देता है और कहता है, हे मुझे माफ करना, आमतौर पे ये ऐसा नहीं करती है। दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुम्हारी बेटी कितने साल की है? ये मुश्किल से अभी 5 साल की होगी। हाँ ठीक है, मैं ये सब जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार इसे ध्यान रखना। ये बंदा छोटी लड़की को यहाँ से लेके चला जाता है और एली इसको थैंक्स कहता है। लेकिन ये बच्ची जिस तरीके से एली लोगों को अब भी घूर के देख रही है, मुझे इसकी नजरों में कुछ गड़बड़ लग रही है और कसम से कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पुलिस वाला हूँ, जहाँ पे कोई गड़बड़ होती है ऐसा लगता है उसको मैं सूंघ लेता हूँ। और इस चैप्टर में और भी काफी सारी गड़बड़ है जिनके ऊपर मैं जल्दी ही थ्योरी वीडियो बनाने वाला हूँ अपने स्काई ऑफ लाइट वाले चैनल पे। खैर एली भी अभी आगे की तरफ उन्हीं को देख रहा होता है और शैली उससे पूछती है, एली आखिर बात क्या है? और हाँ, कोई भी आके नहीं बोलेगा कि उसको एली नहीं इलाई कहते हैं, मुझे पता है अच्छी तरीके से। खैर एली जवाब देता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गीटे किम के अड्डे का सीन और यहीं पे वो लड़की भी होती है जिसके साथ याना की खूनी फाइट हुई थी। ये बच्ची कुछ लेडीज पर्सेस के साथ खेल रही होती है, इतने में ही इसके सामने गीटे आता है और कहता है, ये लो तुमने इसे गिरा दिया था। और इस बच्ची के साथ जो हमने पहले बंदा देखा था वो अब भी यहीं पे होता है और गीटे को कहता है, कमाल है, तुम बच्चों के साथ काफी अच्छे से रहते हो, इतने डरावने चेहरे के बावजूद भी। बच्ची के पास आने से पहले तुमने अपने हाथ तो धोए थे ना? गीटे कहता है, तुझे पता है मैक्सिको में भी बच्चों को निपटाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने सुना था तेरे साथ कुछ अलग केस है। जेम्स ली ने कहा था तू पैसों के लिए बच्चों को भी मार देगा। मैंने सही कहा ना किंग ऑफ जियोलाडो? किंग ऑफ जियोलाडो अपनी जैकेट निकालता है और बालों को ऊपर करते हुए कहता है, अगर तुम मेरे बारे में इतनी सारी चीजें जानते हो तो इससे चीजें आसान हो जाएंगी। तो बताओ मेरे हाथों से तुम किसको मरवाना चाहते हो? किसी एक को मारना है या फिर उससे ज्यादा को? कब मारना है और किस चीज से मारना है? वैसे प्रेसिडेंट को मारना अलाउड नहीं है ना? और फाइनली किंग ऑफ जियोलाडो का असली नाम हमें पता चलता है जो होता है चैंगसू और इसको व्हाइट क्रो यानी कि सफेद कौवा भी बोलते हैं। और मुझे ये 1 नंबर का नीच पापी किस्म का इंसान लग रहा है। खैर गाइस, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो अपनी श्रद्धा अनुसार लाइक वाइक जो भी करना होगा कर लेना। लेकिन जिस किसी ने भी अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, बेल आइकन तो जरूर से ही प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।